Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. आज इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट 2021-22 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स बेसिक है जिसका कोड 0241 है। इसमें 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 50 क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें आंसर के 4 पार्ट्स होते हैं A, B, C, D। उसमें हमें सही आंसर को देखना होता है और उसको सर्कल करते हैं। 40 मार्क्स का पेपर है ये। 50 क्वेश्चंस आएंगे और इन 50 क्वेश्चंस में से हमें 40 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क का होगा। इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। A सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आएंगे, हमें 16 करने हैं। B सेक्शन में भी 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें 16 करने हैं। C सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से हमें कोई से भी 8 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये हमें ध्यान रखना है कि पहले के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से हमें कोई से भी 16 क्वेश्चन करने हैं। अगर हमने सारे क्वेश्चन कर दिए 20 के 20 में गोला लगा दिया तो लास्ट के 4 क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमें सही से आते हैं उनको सोल्व करें और उन्हीं को अटेम्प्ट करें, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो OMR शीट में जो लास्ट वाला सर्कल है नॉट अटेम्प्टेड वाला, उसको सर्कल कर देंगे। तो हमें 40 क्वेश्चंस इसमें करने हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सेक्शन A या खंड A। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर है ये, तो समझने में आसानी होगी। दोनों को मैं एक बार ही बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कितने दशमलव स्थानों के बाद संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर दिस टर्मिनेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में नीचे या हर में 2 पावर 2 है, 5 पावर 3 है, तो 2 और 5 हैं तो टर्मिनेट तो होगा ये। जितनी अधिकतम घात होती है उसका आंसर उतना ही होता है, क्योंकि 2 × 5 करेंगे तो 10 बन जाता है। अगर किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर पावर 3 बनेगी तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। तो ये A पार्ट इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या के आने की प्रायिकता है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाइस में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर या सम संख्या यहाँ पर कितनी है, ये 2 है, 4 है और 6 है, ये है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है इवन नंबर की। तो हमें फार्मूला लगाना होगा, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल आउटकम्स नीचे। तो हमारे इसमें 2, 4, 6 ये 3 आ जाएंगे, 1, 2, 3। तो 3 ऊपर आ गया और नीचे टोटल आउटकम्स 6 हैं तो 6 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ पर डी पार्ट में है तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगर इसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालते तो ऑड नंबर 1, 3, 5 होते, तब भी इसका आंसर 3/6 या 1/2 आता। अगर इसमें प्राइम नंबर का आता, अभाज्य संख्याओं का, तो 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं, तो भी 3/6 या 1/2 इसका आंसर होता है। तो जैसा भी क्वेश्चन होता है वैसा ही हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 35 है तथा उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं हैं। मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35
एंड देयर डिफरेंस इज़ 13। तो नंबर बताने हैं। अब इसमें नंबर्स हम अलग अलग ले सकते हैं। एक नंबर हमने x ले लिया, दूसरा हमने y ले लिया, तो इन दोनों का सम है 35, ऐसे कर लिया। और इनका डिफरेंस 13 है, अंतर 13 है, तो x माइनस का y करेंगे तो ये 13 के बराबर है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना इजी है। ऐड करने पर ही, जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 2x और ये आ गया 48, तो इससे x आ जाएगा 24 और x की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे तो y आ जाएगा 11। तो 24 एंड 11 इसका आंसर होगा और इसका बी पार्ट ये सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 60 अपॉन कोस 30 का मान है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है साइन 60 होता है, साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। कोस 30 डिग्री भी स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो ये एक नंबर है और ये भी दोनों सेम नंबर हैं, ये इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका सी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बैग में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं तो काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल्स की। तो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल्स की, यहाँ से लिखेंगे अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम या फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल आउटकम्स। तो हमें निकालनी है काली बॉल्स की, तो ब्लैक बॉल्स हैं 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। और टोटल बॉल कितनी हो गई 3 + 7, इसका मतलब ये टोटल बॉल्स 10 है, टोटल बॉल्स 10 है। तो 7/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 पावर 13 और 2 पावर 26 का महत्तम समावर्त होगा। मतलब इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो देखेंगे कि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 नंबर कॉमन है, तो इन दोनों का HCF 1 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको कर लेंगे क्योंकि HCF निकालना हमें आता है। जैसे कि अगर 2 है नंबर है और 3 नंबर है, तो इनका अगर हमें HCF निकालना है तो क्या करेंगे, 2 के फैक्टर 1 × 2 लिख सकते हैं, 3 के फैक्टर 1 × 3 लिख सकते हैं। अब इनका जब हम HCF निकालेंगे तो इसमें 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 इसका HCF हो जाएगा। तो ऐसे ही इन नंबर का भी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण निकाय दिस एंड दिस के अनगिनत हल होंगे। मतलब एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसका ये सी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, sin 2A = 2 sin A तब सत्य होता है जबकि A बराबर है। इसमें हम A की वैल्यू रखकर देखेंगे। तो अगर हमने A की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 2 × 0, A की जगह 0 रख दिया हमने, बराबर 2 sin 0 डिग्री। तो ये sin 0 ही हो गया और ये भी ये 2 sin 0 है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, = 2 × sin 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 है और ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन 0 डिग्री कोण पर सेटिस्फाई हो रही है, तो A का मान 0 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर हम पहला वृत्त लें तो इसका क्षेत्रफल πr1², दूसरा वृत्त लें उसका क्षेत्रफल πr2²। अब ये क्या दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात
4:9 है। If the ratio of areas of two circles are 4:9, then the ratio of their radii will be। तो यहाँ पर A1/A2 का रेशियो गिवन है 4/9, मतलब इसको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा R1 और नीचे आ जाएगा R2। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो R1:R2 हो जाएगा 2:3। तो 2:3 ये बी पार्ट में है, बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकाली है। सिंपल फार्मूला है, मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ए बी होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। x2 यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो है x1 y1 और यहाँ पर है x2 y2। तो x2 तो 2 हो गया, माइनस ये वाला आ गया। अब x1 है -1, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -1, ये फिर माइनस का साइन, y1 है 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखो होगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 -3, ये -4 हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब -4 का स्क्वायर ऐसे। स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ये स्क्वायर रूट 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसका आंसर 5 यूनिट्स आ गया, या 5 इकाई। तो ये सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? इट मीन्स हाउ मैनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। टू रेशनल नंबर्स के बीच में कितनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? तो ये हमें पता है कि हम टू रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 2 और 3 ले लिया मान लीजिएगा, तो इसके बीच में अगर हमें एक नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 2 और 2 + 3 5, 5/2 और फिर 3 हो गया। अब हम फिर इसके बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इसके बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, और ये तरीका हमारा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो हम टू रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ये तथा ये हैं तो केंद्र के निर्देशांक हैं। मतलब इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस एंड दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज। ये ऐसे होगा कि जैसे कि हमने ये सर्कल बना दिया, यहाँ पर इसका एक डायमीटर है, ये सेंटर है। डायमीटर मान लीजिएगा ये ए एंड बी है, इसके कोऑर्डिनेट -6 और 3 हैं, इसके कोऑर्डिनेट 6 और 9 हैं। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये ओ बिंदु जो है वो ए एंड बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। x बराबर x1 + x2/2 करके। तो यहाँ पर x1 -6 है और x2 है 6, तो -6 + 6/2 करेंगे, ये 0/2 हो गया, तो 0 आ गया। इस तरह से y के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक y1 + y2/2। y1 है यहाँ पर 3 प्लस y2 है 9/2, तो 12/2 हो गया, ये 6 आ गया। तो xy हमारा हो गया 0 6।
इस ओ बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, 6, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 6, तो इसका ये सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि द्विघात बहुपद ये है कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। इफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equal to this has roots alpha and beta, then the value of alpha plus beta is। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा होता है पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस या शून्यकों का योग, और ये होता है माइनस का b अपॉन ए। अब यहाँ पे क्या देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हम तुलना करते हैं। तो इसको देखेंगे b की जगह तो -1 आएगा, तो यहाँ पर आ गया -1, और यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ है, मतलब ये माइनस तो यहाँ आ गया, और b की जगह हम लगाएंगे -1 और अपॉन a की जगह आएगा यहाँ 1, ये 1 है, इसका कोफिशिएंट तो 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 हो गया, मतलब 1 आ गया, तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। इसका आंसर बनाया है तो बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2.35 बार है, ये क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो हमें मालूम है, हमने देखा था जैसे कि अगर हम 1/3 करते हैं तो 0.3 बार आता है डिवाइड करने के बाद में, ऐसा ये भी नंबर है। तो इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं हम रेशनल नंबर्स को या परिमेय संख्याओं को, तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि tan दिस इज इक्वल टू 1 है तो x का मान है, मतलब ये है हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कि tan 3x - 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर है, और 1 होता है tan में 45 डिग्री का, तो हम इसको 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, तो क्या होगा, इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो 3x - 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू -15 राइट में जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। इससे x इज इक्वल टू 20 डिग्री आएगा, तो x की वैल्यू 20 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर b पार्ट में 20 डिग्री है, तो b पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन ताश के पत्तों की गड्डी से लाल तस्वीर वाला पत्ता के प्राप्त होने की प्रायिकता है। फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड इज। रेड फेस कार्ड देखना हमें, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, एक तो किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, और रेड होते हैं हार्ट के और डायमंड के, तो 3 तो हार्ट के हो गए, 3 डायमंड के हो गए, तो कुल मिला के 6 हो गए। ये रेड फेस कार्ड 6 हो गए। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाली हमें रेड फेस कार्ड की, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स मतलब अनुकूल परिणाम हमारे पास 6 आ गए, और टोटल कितने हैं, टोटल हैं कार्ड 52, तो 6/52। इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 जा और 2 सा 26, तो 3/26 इसका आंसर आना चाहिए। तो 3/26 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु दिस एंड दिस को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 0 0 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पी पॉइंट है, ये 0 0 है, यहाँ पर 3 3 है, और ये बिंदु है
-3 तो हमें पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है x के बराबर। ये रेशियो m1 m2 ले लेते हैं, इसका मान हमें निकालना है। अब हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। m1 की जगह तो m1 इंटू x2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह m2 इंटू x1 की जगह ये 3 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x है ये 0 के बराबर है। सोल्व करेंगे, माइनस का 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू इस 0 के मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 में हो जाएगी तो 0 हो जाएगा ये। अब हम लिख सकते हैं कि माइनस का 3m1 इज इक्वल टू -3m2। ये राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 अपॉन m2 करेंगे, ये m2 यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ पर है अपॉन ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर 1:1 रेशियो है, ये पार्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो 1:1 आया है तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रैखिक समीकरण युग्म दिस तथा दिस के हल हैं। इसके कितने हल होंगे? 2 होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं, मतलब 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कंडीशन देख लेते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने देखा कि a1 अपॉन a2 निकाला पहले, तो ये कितना आएगा 6/3 आ जाएगा, 6/3। b1 अपॉन b2 करें तो क्या आएगा -7/-4। अगर हम c1 अपॉन c2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। ये तीनों ही अलग अलग हैं, इसका मतलब हम इन दोनों को ही देख लेंगे। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर एक अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी 5 इकाई है तो P का मान है। If the distance between the points this and this is 5 units, then the value of P, P की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हम इसको अलग से कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। मतलब A पॉइंट है, ये A है और यहाँ पर पॉइंट है B, ये है 4P, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ये AB के बराबर होगा। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ये तो x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2 है। स्क्वायर रूट में x2 तो हो गया 1 माइनस x1 हो गया 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 p है, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये 5 है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा -p, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर किया है। तो यहाँ से 9 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस का 9, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो p हो जाएगा स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट 16 प्लस -4
प्लस का 4 भी होगा, माइनस का 4 भी होगा। तो पी की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी पी की वैल्यू, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो यहाँ पर इसका सी पार्ट सही होगा। सी पार्ट में 4 एंड -4 है, तो ये सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 225, पहले इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो 225 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। 3 दो बार है, 5 3 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, दो बार है। इसका आंसर हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। ये पार्ट सही होगा इसका। अब हमने यहाँ पर सेक्शन ए पूरा कर लिया है। 20 क्वेश्चंस थे। अब इन 20 क्वेश्चंस में 16 क्वेश्चन करने थे। तो आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लगें वो आप कर सकते हैं। अब हम सेक्शन बी देखते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² है तो कोण सी का मान है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC², देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज। ये इस तरह से है, मान लीजिएगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इसमें ए सी बी सी के बराबर है और ये भी दे रखा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर का डबल। मतलब ये ए सी स्क्वायर प्लस हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी की जगह तो हम ए सी रहने दें और बी, यहाँ पर ए सी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कब होता है? जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, जिसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी 90 डिग्री, ये सी एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम देखेंगे। त्रिभुज के अंदर जब डी ई बी सी के पैरेलल होता है, समांतर होता है, तो इनकी भुजाएं अनुपात में होती हैं। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के होगा। ए डी 3 सेंटीमीटर है, डी बी 4 सेंटीमीटर है, ए ई 6 सेंटीमीटर है। हमें ई सी यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 6 और यहाँ पर ये 3 की मल्टीप्लाई, तो ई सी बराबर 4 इंटू 6 अपॉन 3, 3 दूनी 6 और 4 टू जा 8, तो ई सी हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर सी पार्ट में है, तो सी पार्ट इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, एक चांदा जिसकी त्रिज्या r है का परिमाप है। द पैरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस r इज। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ये इस तरह से होता है, ये ऐसे करके, ये सेमी सर्कुलर है, इसका यहाँ सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ये r और ये r। अब देखो, अगर पूरा सर्कल होता है तो उसका पैरीमीटर होता है, परिमाप होता है 2πr, और यहाँ पर ये आधा है, तो इसका जो परिमाप है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ πr के बराबर, इसका आधा। और ये अब हमें इस चांदा या सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इसका परिमाप निकालना है, तो इसमें ये लेंथ भी आएगी और ये वाली लेंथ भी आएगी। तो ऊपर की लेंथ तो πr हो गई, प्लस
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 2r, r प्लस आर 2r हो गई। तो पाई r प्लस 2r इसका आंसर होना चाहिए। इसका परिमाप निकालने के लिए, पैरामीटर निकालने के लिए डायमीटर हो जाएगा और ये वाली लेंथ आ जाएगी जो कि पाई r के बराबर है। तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 45 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। What is the area of a sector of a circle with radius 14 सेंटीमीटर and central angle 45 डिग्री। इसकी फिगर इस तरह से बनेगी कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से एक सेक्टर बना लिया या एक त्रिज्याखंड बना लिया, ये ओ ए बी। इसका ये वाला एंगल 45 डिग्री का है और इसकी जो रेडियस है आर, ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सेक्टर ये कितने के बराबर होता है? ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब थीटा तो है कोण 45 डिग्री का, नीचे 360 डिग्री, पाई का मान होता है 22/7 और आर है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 14 करेंगे, ये काटेंगे यहाँ से, ये 8 बार कट जाएगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे इसको 4, फिर 2 से काटेंगे 2, यहाँ पर 11, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। तो 11 7 जा 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। क्षेत्रफल इस सेक्टर का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसका ये बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 45 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? What will be the radius of the circle whose circumference is 44 मीटर? 44 मीटर इसकी परिधि है। ये परिधि मतलब ये सर्कल है, तो इसकी परिधि क्या होती है? ये पूरी लेंथ सी कहते हैं और ये 44 मीटर है। इसकी हमें रेडियस निकालनी है। हमें पता है कि परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये परिधि होती है। अब इसका मान रख देते हैं, 2 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू, आर हमें निकालना है, सी है 44। तो यहाँ से जब हम आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 44, तो ये वाला 7 की गुणा हो जाएगी ऊपर जाके और नीचे 2 गुणा 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, आ गया 7। तो 60 मीटर रेडियस हो जाएगी। बी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, विल बी इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू होगी इसमें से देखना हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए के बराबर हो गया और नीचे कोसक स्क्वायर ए के है। sec होता है कोस का उल्टा, तो ये 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसक होता है साइन का उल्टा, तो ये 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो बाहर के बाहर से मल्टीप्लाई, मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर हो गया और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर ए नीचे आ गया। अब हमें पता है कि साइन ए अपॉन कोस से tan ए होता है, तो इनका स्क्वायर tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया। तो इसका ये डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि P एंड Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों का महत्तम समावर्तक होगा। मतलब P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, देन द HCF ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का HCF क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना है। क्या होगा कॉमन फैक्टर जो मैक्सिमम हो? तो एक तो ये P स्क्वायर है और यहाँ पर केवल Q है, ये इसका HCF होना चाहिए। तो यहाँ पर बी पार्ट में P स्क्वायर Q है, तो बी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, समीकरण ये में यदि x 5 है तो y का मान होगा।
तो सिंपल हम x का मान 5 रख लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण है x + 2y = 9, ये 5 + 2y = 9, तो 2y = 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये आ गया 9 - 5 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो y = 4/2 मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पर इसका सी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, यदि ये समीकरण इसका हल हो तो k का मान होगा। मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अब हमें क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो इस समीकरण में x की और y की वैल्यू हम रखेंगे और k का मान आ जाएगा। तो ये हम ऐसे कर लेंगे। समीकरण है 10x - 9y = 12। अब x की जगह रखेंगे हम 2k - 1, तो 10 ब्रैकेट में 2k - 1 माइनस ये आ गया, फिर 9, फिर y का मान रखेंगे हम k, तो 9 × k हो जाएगा = 12। इसको सोल्व करेंगे, 10 दूनी 20k माइनस 10 माइनस 9k = 12। इसको सोल्व करने के लिए 20k में से 9k माइनस करेंगे तो 11k आ जाएगा = 12 राइट साइड में है ये -10 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। तो 11k = ये 22 हो गया। तो k की वैल्यू होगी 22/11, दैट इज़ 2। k का मान 2 आ गया। तो यहाँ पर b पार्ट इसका सही हो जाएगा, b में 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि x = a cos थीटा और y = b sin थीटा तो b² x² + a² y² का मान है। मीन्स x ये है, y ये है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें वैल्यू निकालनी है b² x² + a² y²। x दिया हुआ है इसमें a cos थीटा, y दिया हुआ है b sin थीटा। तो इनकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ये हो जाएगा b² का तो b² रहेगा इंटू x² की जगह लगा देंगे हम ये स्क्वायर करके a² cos² थीटा प्लस ये a² ऐसा ही रहेगा इंटू इससे आ जाएगा b² sin² थीटा। अब हम देख रहे हैं a² × b² a² × b² दोनों में है तो ये कॉमन हो गया, तो a² × b² कॉमन आ गया। यहाँ से आ जाएगा cos² थीटा प्लस इसमें से sin² थीटा। a² b² हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है तो इंटू 1 हो गया। इसका मतलब a² b² इसका आंसर आ गया। तो a² × b² ये सी पार्ट में है तो इसका सी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है। मूल बिंदु होता है 0 0। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु, ये 0 0 होता है। तो एक तो हमारे पास पॉइंट है, मान लो P है, ये तो 0 0 है, और दूसरा पॉइंट Q है, ये है 3 - 4। अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। √x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 3 - 0 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 - y1 तो -4 और -0 स्क्वायर √ ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये आ जाएगा √25 और इसका स्क्वायर 5 होता है। तो इसका आंसर 5 इकाई या 5 यूनिट्स आ गया। सी पार्ट इसका सही हो गया। और वैसे भी अगर हम डायरेक्टली करें इसको तो ओरिजिन से या मूल बिंदु से हम केवल दूसरे पॉइंट को ही या दूसरे कोऑर्डिनेट को लेकर ही ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। x² करेंगे प्लस y² करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पर हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 32,
यदि बिंदु दिस एंड दिस को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है तो k का मान है। क्वेश्चन ये है, इफ द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम ऐसे करेंगे कि एक पॉइंट हमारे पास है A है, हमारे पास ये A पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 6। B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 1। इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया। C पॉइंट कहीं यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं K एंड 4। ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब M1 तो हो गया 2 एंड M2 हो गया 3। तो हमें यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम फार्मूला लगाएंगे M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू x। इसी से ही K की वैल्यू आ जाएगी। ये x1 y1 की जगह होगा, ये x2 y2 की जगह होगा। M1 है 2 तो 2 इंटू x2 है 5, 5 हो गया, प्लस M2 है 3, 3 x1 है 2, 2 हो गया, अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू है यहाँ पर k है तो ये k रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू k। तो ये 16/5 हो गया इज इक्वल टू k। इसका मतलब k की वैल्यू हो गई 16/5। और यहाँ पर इसके b पार्ट में है ये, तो b पार्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 33, एक घटना A के घटित होने की प्रायिकता लगभग नहीं है तो इसका मान निम्न के नज़दीक होगा। An event A is very unlikely to happen, then its probability will be closest to। अब जो घटना नहीं के बराबर होनी है या जिसके होने की संभावना लगभग नहीं है, 0 के बराबर है, तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 के आसपास ही होगी। इसका आंसर ये होगा क्योंकि ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एक रैखिक समीकरण में A, B तथा C हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें A, B, C क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। तो हमें पता है कि इसमें A, B, C रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इनका डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि पासों के एक युग्म को एक बार उछाला जाए तो योगफल 8 आने की प्रायिकता होगी। इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8 विल बी। पासों को जब हम फेंकते हैं, 2 पासे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से आएगा जैसे पहले में 1 आ गया, फिर दूसरे में 1 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 है, तीसरे में, पहले में 1 है, दूसरे में 3 आ गया। इस तरह से चलता है, पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3। इस तरह करते हैं हम तो 36 टोटल आउटकम्स बनते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सम आना चाहिए 8, तो पहले में 2 ले लें और दूसरे में 6, 8 हो जाएगा। पहले में 3, दूसरे में 5, 8, पहले में 4, दूसरे में 4, इनका सम भी 8 आ गया। पहले में 5, दूसरे में 3, 8 हो गया। पहले में 6, दूसरे में 2, 8 हो गया। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स 36 हैं, तो 5/36 इसका आंसर होना चाहिए, 5/36। तो यहाँ पर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 4 अधिक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ एक्सीड ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाई 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिएगा एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो क्या दे रखा है इसमें, इसका पेरीमीटर 44 है। पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी इज इक्वल टू 2L प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर के बराबर होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो इट्स लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाई 4 सेंटीमीटर, मतलब L इज इक्वल टू 2B प्लस 4 के बराबर है। तो पहले तो हमें रखेंगे इसमें 2L प्लस बी इज इक्वल टू 44, पेरीमीटर है 44 दिया हुआ है, यहाँ पर P 44 सेंटीमीटर गिवन है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो L प्लस बी आ जाएगा 22, 2 से 44 को डिवाइड कर लिया। अब हम L की जगह 2B प्लस 4 लगाएंगे, तो 2B प्लस 4 ये L की जगह हो गया, फिर ये प्लस का B है इज इक्वल टू 22, तो 2B प्लस 1B ये 3B हो गया इज इक्वल टू 22 माइनस 4 करेंगे तो 3B इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू इससे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ब्रेथ होगी इसकी 6 सेंटीमीटर। तो आप लेंथ निकाल सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसकी 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, ये हो गई। निकालना क्या हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 16, चौड़ाई है 6, मल्टीप्लाई करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर पेरीमीटर या परिमाप दिया हुआ था और लेंथ के लिए या लंबाई के लिए ये कंडीशन थी और यहाँ पर एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी पार्ट इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मान निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसके मान के लिए tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इससे बना गया प्लस, इससे कैंसिल करके बना गया तो 1 + 1 2 आ गया, तो इसका ए पार्ट सही हो गया। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब है प्रश्न संख्या 38 to 40 में अभिकथन ए और दूसरा कारण है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छांटिए। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक तो इसमें स्टेटमेंट होगा और उसका कारण होगा। अगर दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी होना चाहिए। ए भी सही, आर भी सही और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ए आएगा। ए आर तो सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी आएगा। ए सही है, आर गलत है तो सी आएगा। ए गलत है, आर सही है तो डी आएगा। तो इसके हिसाब से हमें देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, इसका स्टेटमेंट है अभिकथन बिंदु ये बाई अक्ष पर स्थित है, मतलब पॉइंट दिस लाइज ऑन बाई एक्सिस। अब 0 4 कहाँ होगा, हम ऐसे लगाएंगे ना, ये 0 यहाँ होगा, 1 2
-1 -2 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ 0 होगा। तो 0 4 तो इस पर आएगा ना, और ये बाई एक्स है, बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो ये तो सही है। अब दूसरा क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इज 0। बाई एक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये बात भी सही है। तो ये दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस वजह से मतलब बोथ ए एंड आर रीजन आर ट्रू एंड रीजन ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये जो पहला है ना, यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ये बात सही हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, इनका रेशियो तो ये है, तो इनके एरियाज का रेशियो ये होगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज 2 पाई r एंड इट्स एरिया इज पाई r स्क्वायर। अब देखो ये इसका जो रीजन है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है और एरिया पाई r स्क्वायर होता है, तो ये बात सही है, सही फार्मूले हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था एक में कि अगर एरिया जैसे 4:9 है तो उसकी रेडियस 2:3 आई थी, क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई r स्क्वायर 1 प्लस पाई r स्क्वायर 2 इज इक्वल टू A1/A2। अगर सर्कमफ्रेंस का रेशियो ये है तो सर्कमफ्रेंस निकलती हमारी रेडियस, मतलब रेडियस का रेशियो भी यही रहेगा, क्योंकि C1/C2 करेंगे हम तो 2 पाई R1/2 पाई R2 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये R1/R2 आ जाएगा। तो इसकी परिधि का सर्कमफ्रेंस का अनुपात तो ये आ गया। अब हम इससे निकालेंगे A1/A2, तो क्या होगा, ये पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो इनका स्क्वायर करना होगा, तो 2/3 मतलब ये 4/9 हो जाएगा। R1 2 है, R2 3 है, तो 4/9 हो जाएगा। मतलब ये बात भी सही हो गई और ये बात भी सही हो गई, दोनों बातें सही हो गई। तो यहाँ पर 39 में इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, तो इसका ए पार्ट, ये वाला पार्ट इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, अभिकथन ए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए लघुत्तम समापवर्तक ए बी इंटू महत्तम समापवर्तक ए बी बराबर ए गुणा बी है। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा होगा कि अगर हम एलसीएम लेते हैं दो नंबर्स का ए बी का और एचसीएफ लेते हैं इनका ए बी का, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ये बात सही है। आगे क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 150 और महत्तम 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 40 होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसका एचसीएफ तो 5 है और एलसीएम 40 है, तो 5 इंटू 40 करेंगे तो ये 200 आना चाहिए, लेकिन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 150 है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए तो सही है, लेकिन उसका जो रीजन आर है वो गलत है, तो यहाँ पर इसका सी पार्ट आएगा। यहाँ तक दो सेक्शन हो चुके हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हो चुके हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन थे, तो जो भी आपको 16 क्वेश्चन सही लगे उनको आप कर सकते हैं सेक्शन बी में से। अब सेक्शन सी है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और इसमें से 8 क्वेश्चंस करने हैं। ये केस स्टडी है। केस स्टडी फर्स्ट, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में से भी समझ सकते हैं।
Point A and B are on the opposite edges of a pond as shown in below figure। ये फिगर बनी हुई है, ये पॉन्ड है, एक तालाब है। इस तालाब का एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। रमेश मेक्स ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल यूजिंग द रोप। रमेश ने एक रोप ली, एक रस्सी ली और उसने इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज 12 मीटर। बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 40 मीटर। सी एंड डी की डिस्टेंस 40 मीटर है। एंड ए टू डी इज 30, ये मीटर होगी, 30 मीटर। ए डी की डिस्टेंस 30 मीटर है। सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो ए डी सी एंगल बना ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। इस आकृति में दूरी निकालने के लिए ज्यामिति की किस नियम का प्रयोग किया गया है? विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस इन द फिगर? तो हमें पता है कि जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है डिस्टेंस निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम इसका आंसर होगा। आकृति में तालाब ए बी और रस्सी बी सी की कुल लंबाई क्या है? ए बी बी सी की कुल लंबाई, तो यहाँ पर ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी है 30 तो 30 स्क्वायर मीटर में है, ये 40 स्क्वायर हो जाएगा, ये 900 आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2500 आ जाएगा, ये ए सी स्क्वायर हो गया। तो ए सी क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट मतलब 50। डिस्टेंस मीटर में तो मीटर होगा, तो ए सी की लेंथ होगी 50 मीटर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की। तो इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ पॉन्ड ए बी एंड रोप बी सी ये 50 मीटर हो जाएगी। ये पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई है। रस्सी या रोप की लेंथ कितनी होगी? ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, ये 30 है, तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 50 मीटर, 70 प्लस 50 120 मीटर। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए डी सी में इसका पेरीमीटर ए डी प्लस डी सी प्लस ए सी ये 120 मीटर हो जाएगा, जो कि हमने तीनों की लेंथ करके निकाला है। लेकिन हमें यहाँ पर रस्सी की कुल लंबाई निकालनी है। लेंथ ऑफ द टोटल रोप यूज्ड इज, तो इसके लिए क्या करना होगा? ये जो तालाब है इसकी जो लंबाई है इसको माइनस करना होगा, और ये लंबाई आई थी 38 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 120 में से 38 मीटर माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 82 मीटर। 120 माइनस 38, यहाँ पर हमें तालाब की लंबाई को माइनस करना होगा क्योंकि तालाब में रस्से का यूज़ नहीं किया गया है। तो रस्सी की लंबाई बी सी सी डी और ए डी के बराबर होगी। 40 ये हो गया, 30 ये 70 और 12 ये, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 70 और 12 82, 82 मीटर। तो यहाँ पर इसका 82 मीटर सही आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है? पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा नहीं है इसमें? इसमें क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर है 25 का जो स्क्वायर है वो 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट लागू होगी। ऐसे यहाँ पर 70 का जो स्क्वायर है वो 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी हमें पता है कि यहाँ देखते हैं हम कि 13 का जो स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 आ जाएगा, और 169 ये 13 का स्क्वायर होता है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये नहीं है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, तालाब ए बी की लंबाई है, लेंथ ऑफ द पॉन्ड ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी? अब हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 50 ए बी की लेंथ कितनी जाएगी? 50 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 38 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 38 मीटर यानी डी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये पहला केस स्टडी हो गया। केस स्टडी सेकंड, ये एक ग्राफ बना हुआ है। द पाथ मूव्ड बाय ए ग्रुप ऑफ एंड्स हैज़ बीन ट्रेस्ड ऑन ग्राफ। चींटी चली, उनका इस तरह से एक रास्ता है, तो इसको ग्राफ पेपर पर बना दिया। अदिति इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। शी कंपेयर द एंड्स पाथ with the diagram she learned in maths class. Then she drew the sketch on the graph. चींटी इस तरह से चली थी, तो इसको अदिति ने एक ग्राफ पेपर पर बना दिया, और अदिति एक 10th क्लास की स्टूडेंट है। अब आगे क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 46, चींटियों का मार्ग किस आकार में दर्शाया गया है? द शेप ऑफ द पाथ फॉर्म्ड बाई एंड्स इज। तो आप देखेंगे इसमें कि इसको हम बोलते हैं पैराबोला या परवलय। जो इस तरह से ग्राफ बनता है ना, इस तरह से आता है, तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं। इस आकृति में कितने शून्यक संभव हैं? हमें शून्यक का पता है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो एक्स एक्सिस को इसने यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा, तो इसका मतलब इसके दो शून्यक या दो जीरोस हो गए। तो यहाँ पर इसके जीरोस हो गए 2, तो इसका ए पार्ट ये सही हो गया। ग्राफ के अनुसार बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद जहाँ काटता है, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो यहाँ पर -3 पे कट किया है एक्स एक्सिस को, और 1 पे कट किया है, तो -3 एंड 1 इसके जीरोस हो गए। तो इसका आंसर हो गया -3 एंड 1, सी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन फिगर। ये जो फिगर बनी हुई पीछे, इसका हम पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं? तो हमें यहाँ देखना होगा -3 एंड 1 एक्स की वैल्यू इसमें से किस में सेटिस्फाई हो रही है। तो हम वैल्यू पुट अप करके देखेंगे। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, -3 ये सेटिस्फाई हो जाएगा और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन जब हम -3 रखेंगे तो -3 रखने से यही सेटिस्फाई होगा, डी पार्ट। तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हमने x की वैल्यू -3 रखी तो -3 का स्क्वायर +2 × -3 और -3, 3 का स्क्वायर 9, ये -6 -3, तो 9 - 9 = 0, ये सेटिस्फाई हो गया। और अगर हम x की जगह 1 रखते हैं इसमें, तो 1 का स्क्वायर +2 × 1 -3, यहाँ से 1 + 2 -3, 3 -3 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो कंडीशन है, इसमें से केवल इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इस ग्राफ का बहुपद ये होगा। तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि x = -1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा? What will be the value of the polynomial if x = -1? यहाँ पर हम देखेंगे x = -1, -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर कट कर रहा है इसको, ग्राफ पेपर को। यहाँ y की वैल्यू -4 है, x = -1 पर y की वैल्यू -4 है, इसका मतलब -4 यहाँ पर है, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, मैथमेटिक्स बेसिक का, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट का 2021-22। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें,
शेयर करें अपने साथियों के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।